हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज 19 मई है और एमपी टेट वर्ग 2 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज आपकी फर्स्ट शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहती हैं और साथ में आपकी क्लासेस भी होती रहती हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। ये जो व्यर्थ आपको शब्द दिख रहा है ना, इसमें किन वर्णों की संधि हुई है, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई शब्द बनता है तो उसमें वर्णों का यूज़ होता है। वर्ण मिल करके क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द है इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हैं देखते हैं। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा वि धन अर्थ बराबर व्यर्थ, जिसमें आपकी यण संधि होगी। ठीक है, और कौन से वर्ण मिले होंगे, ई प्लस अ। ठीक हो गया। देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे वी है, वी ई आ रहा है ना लास्ट में, छोटी ई, वी प्लस अर्थ, अर्थ में तो आप देख ही रहे हैं अ, तो ई प्लस अ वर्णों से मिलकर के आपका इसमें वर्णों की संधि हुई है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, व्यर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हें कहते हैं अकारात। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो स्वागतम में जो आपकी संधि प्रयुक्त हुई है वो है यण संधि, और अगर आप स्वागतम का संधि विच्छेद करेंगे ना तो वो होगा सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है, चिर। ठीक है, देखिए उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार, ये सारे मैंने आपको करवाए हैं फ्रेंड्स, और उनके नोट्स मैंने टेलीग्राम पर भेजे हुए हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने हिंदी के ये सारे टॉपिक्स ट्रिक के साथ आपको करवाए हैं। एक बार अगर आप उन सारी वीडियोस को देख लेंगे तो आपके समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार ये सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप देखिएगा। अगर वीडियो नहीं मिलती हैं तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उन वीडियोस का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि उपसर्ग यहाँ पर पूछा है, मैंने आपको बहुत बार बताया है उपसर्ग और प्रत्यय लगभग सेम हैं, और ये जब भी आप उपसर्ग पढ़ेंगे ना तो साथ में प्रत्यय को भी पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे जो उपसर्ग होते हैं मैंने आपको हमेशा बताया है वो आगे लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो आपके पीछे लगते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे यहाँ पर चिरायु शब्द है तो इसके आगे क्या लगा है, चिर। चिर है ना, तो चिर इसका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। जब आप चिरायु का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चिर धन आयु होगा। अब बताइए इसमें उपसर्ग क्या है चिरायु में, तो आप कहेंगे चिर इसमें उपसर्ग है। अगर यही आपसे पूछ लें कि चिरायु में प्रत्यय क्या है बताइए, तो ये क्या होगा, आयु प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रत्यय वो होते हैं जो पीछे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी यानी मृग के समान नैन, इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। टोटल समास आपके 6 होते हैं, सारे मैंने आपको ट्रिक के साथ याद करवाए हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट्स भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कृतज्ञ। ठीक है, उसे कहते हैं कृतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है, ये एक संदेहवाचक वाक्य है। आपको सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल जा रहा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, हो सकता है, मतलब क्लैरिटी नहीं है, क्लियर नहीं है कि ये चीज़ हो रही है या हो चुकी है या होगी। यहाँ पर है हो सकता है, यानी कि संदेह नज़र आ रहा है ना। हो सकता है राम का काम बन जाए, अब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इसमें कहीं ना कहीं संदेह है, एक डाउट है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ये एक संदेहवाचक वाक्य है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला है, फिल अप द ब्लैंक विद द वर्ड। ठीक है, ये सेंटेंस है, इसको फिल करना है एक वर्ड से।
पीपल हैव बिकम डैश अंडर द बर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस। तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ फिल करना है। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे? इम्पेशेंट। ठीक है, वहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। देखिए सेंटेंस है, द साइंस ऑफ द फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। क्या होगी? सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी आ जाएगा इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड दिया है आपका ग्रीट, इसके लिए इसका एक सिनोनिम ढूंढिए। ग्रीट मतलब होता है अभिवादन। ठीक है, तो ग्रीट का सिनोनिम हो जाएगा आपका वेलकम। बोलते हैं ना वेलकम, तो वेलकम इसका क्या है? सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको फाइंड करना है ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग एकदम करेक्ट है। तो इसका आंसर है डिसेंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। कट अ सॉरी फिगर। तो इसका होगा मेड अ पुअर इम्प्रेशन। ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, नृत्य महोत्सव के लिए आपका खजुराहो शहर जो है एकदम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है प्रिंसिपिया नाम की, इसके लेखक थे न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का नाम आपने सुना ही होगा साइंस में। तो न्यूटन ने गति के नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये चीज़ आपको पता भी होंगी। गति के 3 नियम होते हैं और जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ग्रेविटेशन का, वो भी न्यूटन ने ही दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 20 मार्च को। एज इट इज़ आपको याद रखना पड़ेगा, इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है फ्रेंड्स। तो विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। तो अब इनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। गौरैया की घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा और साल 2010 में पहली बार गौरैया दिवस मनाया गया था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें कि पहली बार गौरैया दिवस कब मनाया गया था, तो आप कहेंगे 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है पेरेंट्स पर, यानी कि माता पिता पर। ठीक है, आप जानते हैं बालक, यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, एक चाइल्ड की बात हो रही है, उसके प्रारंभिक विकास की, यानी कि उसका जो बेस है, जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रारंभिक विकास, शुरुआत में जो उसका विकास होता है, वो पूरी तरह से किस पर निर्भर करता है? अपने मदर और फादर पर। ठीक है, माता और पिता पर। चलिए उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो फिर वो स्कूल जाने लगता है, कॉलेज जाने लगता है, सोसाइटी में जाता है, तब फिर बात अलग हो जाएगी। बट अगर प्रारंभिक विकास की बात करेंगे तो वहाँ पर माता पिता आएंगे, यानी कि पेरेंट्स आएंगे। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखिए। बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता पिता का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक भी माने जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक के प्रथम शिक्षक कौन माने जाते हैं? तो उनके पेरेंट्स माने जाते हैं, माता पिता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? 4 भागों में। ठीक है, अब देखिए अभी हमारे चैनल पर ना पेडागोजी की सीरीज़ चल रही है CDP की, जो मैंने CTET के नाम से बनाई है। बट अगर आप MPTET दे रहे हैं, KVS दे रहे हैं, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, वो सेम उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है वो सीरीज़, बट वो CTET के नाम से बनी है। ठीक है, 16 क्लासेस हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी, ये सब मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और इन सभी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर भेजे हैं। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, जो भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ उसके जो नोट्स रहते हैं मेरे पास, वो मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो PDF अगर आपको चाहिए नोट्स का तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग की थ्योरी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इनकी थ्योरीज़ को सर्च करके पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं,
तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी देखिए, मैंने आपको याद करवाया था न्यूमोनिक से, SPCF, ठीक है। S फॉर सेंसरी मोटर, P फॉर प्री ऑपरेशनल, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो यही 4 क्या हैं, विकास की अवस्थाएं हैं जो कि जीन पियाजे ने बताई हैं। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी उसका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। आज का आपका ये होमवर्क है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो किस चीज़ का सिद्धांत था, यानी कि इनका सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिखी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। संवेदनशीलता, बुद्धि विकास की अवस्था 0 से 2 वर्ष। देखिए बेसिकली ये जो मैंने आपको SPCF बताया ना, इन्हीं का थोड़ा डिटेल मैंने लिखा है। पहला सेंसरी मोटर, इसी को हम संवेदनशीलता भी कह देते हैं, इसको हम संवेदी गामक अवस्था भी कह देते हैं, संवेदी प्रेरक अवस्था भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 0 से 2 वर्ष का बच्चा आता है, ये आपको मेनली याद रखना है। दूसरा P फॉर प्री ऑपरेशनल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहेंगे, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। और लास्ट आता है चौथा स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसे हिंदी में कहा जाता है औपचारिक संक्रिया की अवस्था, और इसके अंतर्गत 11 से 15 वर्ष के बच्चे आते हैं। ठीक हो गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब जानने के लिए आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी फ्रेंड्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको कहा जाता है स्कीमा, ठीक है। स्कीमा, एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कीमा वर्ड किसने दिया है, तो स्कीमा वर्ड दिया है जीन पियाजे ने। याद रखिएगा, जीन पियाजे ने जो है स्कीमा वर्ड की बात करी है। इसके बारे में और चीज़ें देख लेते हैं। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को स्कीमा कहा जाता है। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माता खुद हैं, यानी कि स्वयं होते हैं, ठीक है। बच्चों को क्या माना जाता है, सक्रिय अन्वेषक, यानी कि बच्चे एकदम एक्टिव हैं और बच्चे जो हैं ज्ञान का निर्माण खुद भी कर सकते हैं, यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, जब बच्चे सक्रिय होंगे, तब की बात ये हो रही है। ठीक हो गया। डिटेल में अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है प्रगतिशील शिक्षा, तो आप वही प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, एक चैप्टर इस नाम से भी बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था, तो वो था फ्रेंड्स दर्शन शास्त्र, ठीक है। आत्मा का प्रयोग, देखिए दर्शन शास्त्र वह ज्ञान है जो परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। दर्शन शास्त्र सामाजिक चेतना के रूपों में से एक है, अतः दर्शन शास्त्र का संबंध आत्मा से है, ठीक है। किससे है, आत्मा से है, जिसमें व्यक्ति की आत्मा यानी कि अंतर्निहित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, वो है विकासात्मक विधि, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सर्वोत्तम तरीका विकासात्मक विधि है। विकासात्मक विधि में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भाषात्मक तथा सामाजिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, विकासात्मक विधि के अंतर्गत, डेवलपमेंट मेथड्स के अंतर्गत, ठीक है। विकास जो है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आप ध्यान रखिएगा। और विकास के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषात्मक विकास और उसका सामाजिक विकास, ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड डेवलपमेंटल मेथड के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। ये मैं आपको बहुत बार बोल चुकी हूँ कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने बेसिकली 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, और इनका जो सिद्धांत है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत नाम से फेमस है,
ठीक है, प्रसिद्ध है मल्टी डायमेंशनल थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ऑडिपस तथा इलेक्ट्रा ग्रंथि शुरू होती हैं, जटिलता इनकी शुरू हो जाती है? तो वो होती है आपकी शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। फ्राइड के अनुसार शैशवावस्था में ही ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है। यह अवस्था 3 वर्ष से प्रारंभ होकर 4 से 6 वर्ष तक की आयु तक चलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्य लक्षण है, क्या है? उसे कहते हैं अवधान संबंधी बाधा या अवधान संबंधी विकार। ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अधिगम विकार बहुत सारे हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, अप्रेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया। तो ये सभी मैंने सिर्फ एक वीडियो में आपको ट्रिक के साथ याद करवाए हैं और नोट्स टेलीग्राम पर भेजे हैं, वो ज़रूर देखिएगा। अधिगम विकार कहने का मतलब है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है तो उसके अंदर कौन सा अधिगम विकार है, कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर पढ़ने में उसे समस्या आ रही है तो उसके अंदर है डिसलेक्सिया। अगर आपसे पूछ ले कि किसी बच्चे को लिखने में समस्या आ रही है तो उसके अंदर कौन सा अधिगम विकार है, तो आप क्या कहेंगे? डिस्ग्राफिया। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत सारे हैं। डिटेल में जानने के लिए आप वो सिंगल वीडियो देखिएगा। अगर नहीं मिलती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो पुरस्कार आपकी धनात्मक और प्रत्यक्ष अभिप्रेरणा है। कहने का मतलब है, अगर किसी बच्चे को आप पुरस्कार देते हैं, प्राइज़ देते हैं, तो बच्चा पॉजिटिवली मोटिवेट होगा या फिर नेगेटिवली मोटिवेट होगा? तो सीधी सी बात है, बच्चा पॉजिटिवली मोटिवेट होगा, है ना। अगर उसको प्राइज़ दिया जा रहा है वो खुश होगा, आगे से और अच्छे काम करेगा जिससे कि और उसको प्राइज़ मिले, पुरस्कार मिले। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।